ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर अपराध आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाली जो चीज़ें हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, जिसका शिकार एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो सकता है और अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो सकता है और हो रहा है। इन सब चीज़ों से कैसे बचें, कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम कौन सी प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि हम ऑनलाइन फ्रॉड का या साइबर ठगी का शिकार ना हो पाएँ। इसके लिए आज हमारे दोस्त हैं, द मैन ऑफ ड्यूटी, ऑनर और रिस्पेक्ट, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हरदोई, नृपेंद्र जी, और मैं आपका होस्ट अभिनव। ठिकाना हमारा वही है खंजरसूत्र.com का। सर स्वागत है हमारा भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है, दोनों लोगों का स्वागत है इस शो में, क्योंकि हम लोग इसकी तैयारी बहुत दिनों से कर रहे थे और हमारी बहुत इच्छा थी कि साइबर की जो दिक्कतें आती हैं, साइबर अपराध आता है, तो उसमें हम आपसे जाने, चूँकि आप एक मिशन मोड पे इन दिक्कतों का सामना भी करते हैं और इसका निस्तारण भी करवाते हैं। कई सारे केसेस जो हैं आपके सामने आते रहते होंगे। क्या है साइबर अपराध? मतलब अगर कम शब्दों में गांव देहात की जनता को अगर हम बताएं, तो वो आधे लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके साथ फ्रॉड हो जाता है और वो समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या था हमारे साथ। देखिए, इस समय हमारे देश में लगभग 90 करोड़ से लोग ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और उसमें अधिकांशता जो भी नेट का इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोग भी होते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, गांव के हैं, देहात के हैं और थोड़ी सी आप कहो कि उन्हें जानकारी का अभाव है। जब कोई व्यक्ति उन्हें फ़ोन करके बताता है कि सर आपका KYC अपडेट करना है और आपका खाता बंद होने वाला है, तो एक आम आदमी ये सोचता है कि हो सकता है बैंक से ही कॉल हो। तो जनरली बैंक के पास आदमी जब जाता है, पैसा निकालने जाता है या ATM से ट्रांजेक्शन करेगा, तो उतना इंटरेक्शन हो नहीं पाता गांव में। तो फिर वो आसानी से विश्वास कर लेता है और सामान्यतः अपना OTP बता देगा या कोई ऐप डाउनलोड कर लेगा जो वो बताएगा, उसके थ्रू उसका पैसा कट जाता है या अपना जन्म तिथि, नाम, अन्य चीज़ें शेयर कर देता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की बड़ी बड़ी हस्तियाँ इन साइबर अपराधों के प्रति से बचने के प्रति जागरूक करते रहते हैं जगह जगह पे। इवन प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं। कुछ दिनों पहले मोबाइल हम लोग डायल करते थे तो सबसे पहले कॉलर टोन जो थी आती थी कि अपना OTP किसी से शेयर ना करें। मतलब तमाम जागरूकता के अभियान और सब चीज़ें चलती रहती हैं। आप लोग भी लगातार बताते रहते हो, खबरें भी आती रहती हैं कि फला व्यक्ति शिकार हो गया। इसके बावजूद साइबर फ्रॉड इतने ताकतवर कैसे हो गए कि ये किसी न किसी को शिकार बना ही लेते हैं? उसके देखिए कुछ और भी इससे वजह है, कुछ नई नई चीज़ें होती रहती हैं। जैसे हम आजकल नेट बैंकिंग अपने योनो ऐप या अन्य जो बैंकिंग ऐप है उससे करते हैं, आधार कार्ड अपना हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो नए नए तरीके लाते हैं। जैसे आप सपोज करो हम रोड पे चल रहे हैं, कई बार हमारी गाड़ियों को चालान हो जाता है, मैसेज आता है, उसी में कभी कभी ऐसे मैसेज भी आते हैं जो साइबर फ्रॉड होते हैं। मैसेज करेंगे आपकी गाड़ी का चालान हुआ है, आप ये फाइन भर दो, अदरवाइज ये जुर्माना बढ़ जाएगा। तो आदमी उससे प्रभावित होकर कर सकता है, कर देता अक्सर है। क्या दूसरा कभी होता है कि आपका बिजली का बिल अभी बिल पेंडिंग है, बिजली अभी चली जाएगी या कट जाएगी, तो एक बड़ा इशू होता है और थ्रू वो बाकायदा मैसेज आता है उसका। तो सामान्यतः आदमी देखता क्या है, बिजली का बिल पेंडिंग है और कटने वाला है या कॉल आती है, तो उसमें कई लोग फंस जाते हैं। तो उसमें पैसा पे कर देते हैं, गलत लिंक पे क्लिक कर लेंगे, उससे पैसा कट जाएगा, अन्य जानकारियाँ लीक हो जाएंगी। तो जनरली जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, मैसेज आता है, उस मैसेज को ध्यान से पढ़ना चाहिए। जो मैसेज इस तरह के लोग करते हैं उसमें अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक ज़रूर होता है। अच्छा। और जो शॉर्ट का जैसे जो भी मैसेज आते हैं इन लोगों से, तो शॉर्ट में कोड आता है। उस कोड को हम चेक कर सकते हैं ऑनलाइन जाके। DOT ने बना रखा है एक प्लेटफॉर्म, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि ये किसका है। तो जनरली जब भी इस तरह का मैसेज कोई करता नहीं है, बिजली का बिल हो गया, नगर निगम का हो गया, ई चालान हो गया, इवन अब एक नया फ्रॉड आया था पेंशन को लेके। अच्छा। कोई आदमी रिटायर हो रहा है तो अक्सर होता है क्या, उसका 80% जो है 80% जो है
पेमेंट हो जाता है, 20% धीरे धीरे होता रहता है, ये प्रोसेस में होता है। तो कई बार साइबर फ्रॉड डाटा अगर कहीं से उनको मिल जाता है तो कॉल करते हैं कि आपका 20% ये है, इसमें ये चीज़ें आप जानकारी हमको दे दीजिए, हम आपका जल्दी करवा देंगे, जल्दी हो जाएगा। और वो बाकायदा पेंशन या उस विभाग से बन कर बोलते हैं। तो कई बार कई ऐसे पेंशन धारक के साथ ये घटनाएं हुई हैं, हालांकि बाद में वर्कआउट हुई, वो लोग पकड़े गए, जेल भी गए, लेकिन ये सब चीज़ें भी चल रही हैं। ये एक नया तरीका आया। अच्छा, फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम बनाते हैं, जैसे बैंक का मैसेज आएगा तो वही ट्रांजैक्शन, यूटीआर नंबर, सारा एकदम मतलब कोई भी धोखा खा सकता है। उसमें एक चीज़ और होता है, जैसे अगर आप लोग देखें जो है कि जनरली आदमी की टेंडेंसी होती है, अगर कोई समस्या उत्पन्न हुई तो गूगल पे गया, गूगल पे, एसबीआई कस्टमर केयर या जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है, सर्च कर उससे लिया। हम सर्च कर लिया। तो जो स्पॉन्सर टाइप के होते हैं सबसे ऊपर होते हैं, सबसे ऊपर होता और है। जनरली उसको आदमी ध्यान देता नहीं है और जाके तुरंत कस्टमर केयर पर कॉल करेगा तो सेम फीचर रहता है, आप फ़ोन करोगे तो सेम वहाँ आदमी उठाएगा या कोई मेल ऐप में उठाएगा, आपको बात करेगा, फिर उसके बाद कोई ना कोई आपसे ऐप डाउनलोड करवा लेगा, एनी डेस्क या मल्टीपल ऐप है, उससे आपका जो डिवाइस शेयर हो जाएगी, डिवाइस शेयर करके और फिर आपके साथ फ्रॉड करेगा। ये भी एक नया तरीका है। तो कस्टमर केयर से संबंधित कोई भी नंबर गूगल पर से डायरेक्ट सर्च ना करें, डायरेक्ट सर्च करें तो उसमें जाके जो प्रॉपर जो वेबसाइट उसकी होती है, जो भी जेन्युइन वेबसाइट है, उससे मिलती जुलती वेबसाइटें लोग बनाते हैं कि आदमी उसको ध्यान नहीं दिया तो उसमें फंस जाता है। और फिर जो बॉक्स होता है जहाँ पे नेट आप लिखते हो www.google.com, वहाँ पर किसी भी जो भी जेन्युइन वेबसाइट है जहाँ को जाना है, वहाँ एक ताला का एक लॉक ऑप्शन ऊपर बना होता बन है, के आता है। तो उसको जरूर चेक करें, वो जरूर सिक्योरिटी रहता है। एसएसएल रहता है, सिक्योरिटी रहती एसएसएल है, रहता है। तो उसको देखें आप लोग। ये एक गौर करने वाली बात है, जैसा कि सर ने बताया कि एक तो गूगल सर्च पे आप किसी भी अपनी कंपनी का रिचार्ज का या किसी चीज़ का सर्च ना करें, उसकी प्रॉपर वेबसाइट पर जाएं। दूसरे, एक जो ऊपर लॉक बन के आता है http.com, जो वेबसाइट का एड्रेस रहता है, उसका लॉक जरूर देखें। जब लॉक लगाए तो मतलब वो साइट जो है ऑलमोस्ट सिक्योर है, और प्रॉपर उसकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही वहाँ से नंबर निकालें और अपना कस्टमर केयर या किसी से भी बात करें। सबसे आम जो प्रचलित खतरे साइबर के माने जाते हैं, रैंसमवेयर, मालवेयर, फिशिंग, जो टेलीफोन करके फंसाना, इनसे कैसे बचा जा सकता है? इसका एकमात्र उपाय ये है कि सबसे पहले तो आप कोई भी अनजान लिंक उस पर क्लिक ना करें। अच्छा। अगर आपको लगता है कि उससे आपको देख करना है तो वायरस.total.com है, उस पर उसको लिंक को कॉपी करें, उस पर आप पेस्ट करें। कौन सी? वायर? वायरस.total, वायरस.total, ये आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा। उस पर उस लिंक को पेस्ट कर दें और उसको देख लें, वो आ जाएगा। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी रहेगी तो बता देगा। अच्छा, इसको हम अपनी स्क्रीन पर भी मेंशन कर देंगे, वायरस.total, तो उस पर आप चेक कर सकते हो। कोई भी लिंक चाहे आपके मेल के थ्रू आता है, उसमें आपको लॉटरी का विज्ञापन दिया जाए कि लॉटरी, आपने इतनी लॉटरी जीती है या आपने कार जीती है, लुभावने टाइप के वो लुभावने मेल टाइप करते हैं, मन लुभावना। कई बार तो ऐसा होता है कि आपके अकाउंट पे पैसे भी डाल दिए जाते हैं, हजार तो डाल दिए जाएंगे, फिर कहेंगे सर हमारा पैसा आपके पास गलती से चला आया है, मैं एक QR कोड भेज रहा हूँ सर, उसी को क्लिक कर दीजिए, उसी पे आप भेज दीजिए। ऐसा बिल्कुल ना करें कि कोई भी इस तरह से ना करे। QR कोड में अक्सर उसमें कुछ ना कुछ ऐप पीछे छुपी रहती है, जब उसको आप डाउनलोड करते हैं तो आपके मोबाइल में जानकारी चली जाती है उसके पास और पैसे आप कट सकते हैं। तो कभी भी इस तरह के नए फ्रॉड आए हैं कि पैसा पास आएगा तो आप कभी सोचेंगे पैसा दूसरे का आया है तो हम उसको वापस कर दें, तो वो थ्रू बैंक करें। हाँ, वो इस तरीके का मैसेज भेजते हैं कि ऐसा लगता है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। नहीं, क्रेडिट हुआ भी रहता कई बार है। अच्छा, कई बार होता भी है। कई बार होता भी क्रेडिट है, कई बार केवल दिखता है। अच्छा, दोनों चीज़ें हैं। कई बार और एडवांस में जाके पैसा आपके मोबाइल में डाला जाता है जानबूझकर। अच्छा। और उसके बाद आपको, ताकि आप विश्वास करें कि हाँ पैसा आया है, जिसका आया है तो वापस कर दें, मानवीयता होने के नाते। तो उसमें आप थ्रू बैंक जाएं या पुलिस को 1930 पे कॉल करें या स्थानीय पुलिस की सहायता लें। 1930 एक ऐसा नंबर है कि अगर आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड, कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड, किसी भी तरीके का कोई अपराध जिससे आप अगर पीड़ित हैं, तो आप 1930 पे कॉल कर सकते हैं और आपको तुरंत सहायता मिलेगी। ये साइबर अपराध के संबंध में हेल्पलाइन नंबर है जो सरकार ने जारी किया है। एक अभी हाल फिलहाल में एक वर्ड बहुत ही चर्चित रहा, डीप फेक। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी उसका जिक्र किया, किससे बचें। कई बड़ी बड़ी हस्तियां, सेलिब्रिटीज़ वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड की भी, वर्ल्ड वाइड इसकी शिकार हो चुकी हैं। मतलब डीप फेक, मैं बता दूं अपने लोगों को कि चेहरा
आपका रहेगा और वो किसी भी तरीके की वल्गर चीज़ें और वल्गर जो नीचे का बॉडी का पार्ट होगा या कुछ भी होगा, मतलब चेहरा आपका रहेगा और बाकी की चीज़ें किसी और की रहेंगी, और इस तरीके से वो लोग मैच करते हैं कि लगता है कि बिल्कुल ये रियल वीडियो या रियल फुटेज है या रियल फोटो है। उसको डीप फेक कहते हैं। डीप फेक से कैसे बच सकते हैं? क्या बचा जा सकता है? कोई है तरीका? बिल्कुल बचा जा सकता है। डीप फेक में जब भी कोई वीडियो या ऑडियो हाँ आती है हाँ। तो उसको आप ध्यान से देखें। जो चूंकि वो थ्रू सॉफ्टवेयर के बनाई जाती है तो कुछ ना कुछ मिसमैचिंग रहती है। अच्छा। चेहरा जब बात कर रहा है, बाल, वॉइस, हम्म और जो मतलब चेहरे को आप बनावट को देखेंगे बात करते समय, और जो बोल रहा है दोनों हल्का हल्का मिसमैच रहेगा अगर आप ध्यान देंगे तो। हम्म एक चीज़। हम्म दूसरा, डीप फेक का यही केवल किसी भी आदमी का या मेल या फीमेल का कोई ऑडियो वीडियो बना के किसी प्लेटफॉर्म पर डाल देना, यही नहीं इसके आगे भी चल रहा ही है कि आप सपोज करो अभी एक बहुत बड़े अधिकारी हैं सीनियर, उनकी वॉइस ली गई और उनका वीडियो लिया गया और एक पर्सन को धमकाया गया अच्छा, पुलिस मतलब अधिकारी वीडियो पे। अलग और वॉइस अलग? वॉइस और वीडियो दोनों सेम थी। अच्छा। होता क्या है, देखिए जब भी हम कोई अपना फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पे डालते हैं तो हमारी वॉइस, हमारी बॉडी का पूरा हर चीज़, भाई वीडियो, अपना वीडियो हम शेयर करते हैं बोलते हुए कुछ भी करते हुए। तो जो साइबर फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है उसको अपने हिसाब से उस चीज़ को बना के और अलग तरीके से पेश कर सकता है। अच्छा, वो लोग वहाँ से चूंकि परमिशन हम लोग दे ही देते हैं। तो वो तो बता रहे हैं हम आपको। उसमें होता क्या है, अभी देखिए एक फ्रॉड और हुआ था जिसमें एक कंपनी में काम करने वाला आदमी रहता है और वो घर पे फ़ोन करता है, पत्नी को फ़ोन करता है और कहता है कि ये फला व्यक्ति जा रहा है, इसको 50,000 रुपये तुम दे देना, थ्रू वीडियो कॉल। ठीक है, डन है। शाम को जब वो वापस आता है अपनी कंपनी से तो वो पत्नी पूछती है कि भाई आपने उस आदमी को भेजा था, मैंने उसे पैसे दे दिया था। तो सर मैंने तो कॉल ही नहीं किया था। अच्छा। नहीं भाई, वीडियो कॉल आपकी थी, ये देखिए। तो उसमें ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह के फ्रॉड में होता क्या है कि वीडियो कॉल आपकी वॉइस रहेगी, आपकी वीडियो रहेगी। और वीडियो कॉल के थ्रू जाएगा तो आदमी जल्दी विश्वास कर लेगा, जल्दी विश्वास करेगा, कोई भी कर लेगा। आदमी कोई नए नंबर से कॉल करेगा, भाई उस नंबर से कॉल करेगा नहीं जनरली। तो ये एक फ्रॉड नए तरीके का हो रहा है। या फिर कोई ऐसी सूचना देगा आपको, वो कहेगा पैसा ट्रांसफ़र कर दो, ऐसा इंसिडेंट हो गया है, वहाँ भर्ती है, पैसा चाहिए, या मैं ये जा रहा है इसको भेज दो। तो जनरली जब आप अपने किसी करीबी को देखते हैं बात करते हुए या कहते हुए, तो आप तुरंत विश्वास करें, तुरंत उस पर एक्ट कर देंगे। वहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लें कि ये जो फ़ोन किए थे वो मतलब हमारा करीबी, हमारा दोस्त या हमारा रिश्तेदार है कि नहीं। अच्छा, लेकिन ये लोग जो साइबर फ्रॉड होते हैं, जैसे ये हमारी फ़ोटोज़, हमारे वीडियो कैसे पा जाते हैं? देखिए जनरली हम बहुत सारे अपने फ़ोटोज़ वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते शेयर रहते हैं, करते हैं। जाने अनजाने शेयर करते रहते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये ध्यान देने की बात है, जब भी हम कहीं घूमने टहलने जाते हैं तो हम तुरंत अपना स्टेटस डालते हैं, लगा देते हैं हम फलानी जगह जा रहे हैं। और वहाँ पे जो फेसबुक की लोकेशन उसे ऑन रखते हैं तो नीचे आता है कि इसमें ये आदमी फला जगह है। या हो सकता है हम उसमें डाल देंगे विषय में नैनीताल में घूम रहे हैं या कहीं घूम रहे हैं। तो एक तो आप जहाँ के रहने वाले हो, आपकी सोशल मीडिया आईडी को लोकल लोग देख रहे हैं, और समाज में अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। तो जो चोरी हो जाती है, अक्सर ऐसा हुआ है कि आदमी गया, अपना फ़ोटो पोस्ट किया, उसके बाद घर पे चोरी हो गई, ऐसा कई बार हुआ है। तो वो चीज़ें हाँ, वो लोग ट्रैक करते रहे कि हाँ भाई फला व्यक्ति तो वहाँ है, घर पर तो कोई होगा नहीं, और अपना रेकी कर ली और चोरी की घटना को अंजाम दे दूसरा, दिया। हम जब अपना सोशल मीडिया पे फ़ोटो पोस्ट करते हैं, बिल्कुल एचडी क्वालिटी की सबसे अच्छी फ़ोटो पोस्ट अच्छी करेंगे। फोटो, जाहिर सी बात है सबको अच्छा दिखना चाहिए कि भाई सब लोग चाहते हैं कि हम अच्छा दिखें, विशेषकर सोशल मीडिया पे। तो उसके नुकसान भी हैं उसमें। जो हम पोस्ट करते हैं उसमें, एक तो हम जब फ़ोटो खींचते हैं तो हमारा जीपीएस ऑन रहता है, तो फ़ोटो में लोकेशन भी आती है, तो उसके भी नुकसान अपने हैं। फ़ोटो वीडियो जो भी शेयर आप करें तो उसमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपना 2FA ऑन रखें, डबल ऑथेंटिकेशन फैक्टर। अच्छा। तो ताकि कोई आदमी अगर आपका कुछ हैक भी करे तो उसको यूज़ अपने लिए ना कर पाए, क्योंकि आप सेकंड जो फैक्टर ऑन किए हैं उसके थ्रू अपना रिकवरी कर लें आप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ईमेल आईडी। तो
ये सब चीज़ें याद रखें। और जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसमें ओनली मी केवल रखें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शेयर नहीं करनी चाहिए, वो शेयर ना करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नेट पे जाने के बाद डिलीट नहीं होती हैं। आपत्तिजनक कंटेंट डिलीट करवाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का सोशल मीडिया का कोई फ़ोटो वीडियो वायरल हो गया जो आपत्तिजनक है, वो आप 1930 पर कॉल करेंगे या साइबर gov.in पर जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लोकल थाने पर जाके आप बता सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप तत्काल रिएक्ट करें। कोई भी क्राइम होता है उसको तुरंत उस पर शिकायत दर्ज कराएं। तो ऐसा कुछ नहीं है जिसको मतलब कंटेंट हटाए नहीं, तत्काल हटता कंटेंट है किसी का। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि कोई संवेदनशील कंटेंट वायरल हो गया, इसमें कोई फीमेल का है, तो कई बार कोई नेगेटिव या काम लोग कर लेते हैं, तो उसमें तरीका ये है कि तत्काल रिएक्ट करें, उनकी पूरी सहायता की जाएगी, पूरी गोपनीयता के साथ पूरी सहायता की जाएगी। इसके लिए पूरी तरीके से यूपी पुलिस कृतबद्ध भी है। स्थानीय आप समझो कि हमारे जनपद में इसमें हर थाने पर साइबर सेल काम कर रही है और पूरी तरीके से उनको पूरा सहयोग दिया जा रहा है। किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। मतलब अगर किसी के साथ इस तरीके का कोई घटना हुई, किसी का कोई अश्लील कंटेंट है या आपत्तिजनक कुछ है फाइल अगर हमारे फ़ोन में और वो किसी भी तरीके से वायरल हो गई हो, तो आप संकोच ना करें, तत्काल पुलिस में इन्फॉर्म करें। 1390 पर भी कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पूरी गोपनीयता भी बरती जाएगी, आपकी पहचान छिपाई जाएगी और पुलिस तत्काल ही वो सारा जो भी कंटेंट है, जो आपत्तिजनक कंटेंट है, वो सोशल साइट से हटवा देगी। ये गौर करने वाली बात है। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग करते हैं, बहुतायत आजकल अमूमन सभी लोग करते हैं, उसमें भी कई सारे फ्रॉड का होता है। ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं, तो उस पर भी कई सारे फ्रॉड्स हो जाते हैं, पैसा कट जाता है या पैसा निकाल लेते हैं लोग। इनसे बचा, ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कुछ ऐसा है कि बचा जा सकता है? देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग जब हम करते हैं तो जनरली आदमी डिस्काउंट ढूंढता है। डिस्काउंट होता है, हाँ सही बात है। तो कई बार होता है क्या है कि जो कई साइटें ऐसी हैं उसकी फेक साइट बनाकर और उसमें दिखाया जाता है कि इसमें 40% डिस्काउंट है, इसमें 30% डिस्काउंट है, जबकि रियल में उस ओरिजिनल वेबसाइट पे डिस्काउंट रहता ही नहीं है। तो जो जनरली अगर वेबसाइट जेन्युइन उसको नहीं पता है या वहाँ पे तक नहीं कर पा रहा है, तो उस पर क्लिक करके अपनी आईडी भरेगा, अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डिटेल डालेगा और फिर पैसा उसका कटता है। ये बड़ा इश्यू है। इसमें एक चीज़ और भी होती है, जब भी आप देखो कि कभी कुछ हम चीज़ बोल रहे हो, कुछ चीज़ कह रहे हो, तो वो चीज़ अक्सर आपके फ़ोन में तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाती है। चाहे आप कोई सोशल मीडिया अगर आप खोलोगे तो उससे संबंधित प्रचार आ जाएगा और फिर हम उसको क्लिक करके उसके अंदर घुस जाएंगे बिना ये जाने कि जो हम इस लिंक पे हमने क्लिक किया है जेन्युइन है कि नहीं, सिक्योर है कि नहीं है, क्या है, उसने हमारे क्या डाटा लिए, डाटा ले लिया उसने। हाँ। जब भी हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं जनरली देखिएगा, सबसे पहले आपके कांटेक्ट करेगा, अलाउ कांटेक्ट, परमिशन मांगेगा, इमेज, वीडियो, वॉइस, सबकी परमिशन लेगा, तब वो इंस्टॉल होता है। तो ये परमिशन हम फ्री में बहुत ईजिली देते हैं, आसानी से देते हैं। तो कोई भी आप ऐप लोड करें तो जो प्ले स्टोर है संबंधित का, जो भी एंड्रॉयड या iOS यूज कर रहे हैं आप, उसके प्ले स्टोर से ही लोड करें और ऐसा ऐप लोड ना करें जो जिससे होता क्या है कि अनयूजुअल भी लोग अपना कोई भी ऐप आया अपना लोड करते रहे, वो ना करें। जो भी आप अपलोड करोगे सब डाटा एक्सेस आप दोगे उन्हें और खुशी खुशी दोगे, खुशी खुशी दोगे। कभी कभार आप देखो फ़ोन है, iOS का फ़ोन है, अलेक्सा आप यूज़ कर रहे हो, आप आपस में बात कर रहे हो तो अचानक से वो बोल उठेगा। क्यों बोल उठता है वो? हम तो उससे बात कर नहीं रहे हैं। तो आप सीधे सीधे समझ दो कि हमारा फ़ोन या जो भी इंस्ट्रूमेंट है हमें लगा सब सुनते हैं हम क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इसीलिए आप देखो जब भी आप खोलोगे तो वो चीज़ें आएंगी। हाँ, जैसे क्या समस्या है, हाँ, तो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी मोबाइल में। हम बीते दिनों डिस्कस कर रहे थे कि हमको कुछ शूज़ वगैरह लेने थे, तो हम अपने दोस्तों से ऐसे बात कर रहे थे, भाई कौन से ब्रांड का शूज़ सही रहेगा, कैसा लेना चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए। और उसके 10 मिनट के बाद जब मैंने अपनी सोशल साइट खोली तो मुझको वही सारे ऐड दिखाने शुरू हो गए, एडिडास, रीबॉक, तमाम जो ब्रांड्स रहते हैं शूज़ के। मतलब ऐसा लगा कि जैसे वो हमारी बात सुन रहा हो और उसने हमारे सामने इतने सारे ऑप्शन खोल के रख दिए हों। तो ये भी बहुत चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें एक बात निकल के आई कि हमारा डेटा, इसे परमिशन हम दे देते हैं, हमारा डेटा निकाल लेते हैं।
इसको डेटा ब्रीचिंग और या डेटा चोरी आजकल जैसे बहुत होता है और बड़ा चर्चित भी है, इसके ऊपर कई सारी कानूनी चीज़ें भी होती रहती हैं, तो इस पे कुछ कानूनी कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कुछ कर है? सकते हैं आप हैं। अगर डाटा आपका चोरी हुआ है तो आईटी एक्ट 2000 के अनुसार कई धाराएँ हैं, उसमें आप वो दर्ज करा सकते हैं, जिसके अनुसार कार्रवाई की जा सकती है, इसलिए जुर्माना भी है। और नया जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट अभी लागू हो रहा है, अच्छा। उसके अनुसार तो बहुत सख्त कार्रवाई है। उसमें स्पेसिफिक हर चीज़ें डिफाइन की गई है, डाटा का इस्तेमाल आप किस तरीके से करेंगे, क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं, हर चीज़ का विस्तृत उसमें किया गया है। तमाम अननेसेसरी कॉल्स आती रहती हैं भाई, हमारा नंबर, हमारा पता, सारी चीज़ें ही डेटा है हमारा, सारा डेटा ब्रीच होती है, सारी चीज़ें रहती हैं। अच्छा, इससे कुछ बचा जा सकता है? ऐसा ऐसा कुछ है कि कोई ऐसी लेयर, कोई ऐसी सिक्योरिटी लगा दें कि हमारा डेटा ना कोई ले देखिए, सके? सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कोई फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मैकबुक इस्तेमाल कर रहे हैं या विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले उसको अपडेट रखें। अच्छा। विंडोज़ जेन्युइन हो, अच्छा। उसको अपडेट रखें और अच्छी कंपनी का एंटीवायरस यूज़ करें। इसके अलावा कोई भी अनजान फाइल आप क्लिक बिल्कुल ना करें, कोई भी क्लिक ना करें। अनजान फाइल हो गया या कुछ भी ऐसा कंटेंट है, अगर आपको लगता कोई मेल, कई बार ऐसा होता है मेल लगता है जेन्युइन ईमेल आई है, हम खोल रहे हैं अटैचमेंट साथ में है, तो उसको आप वायरस टोटल पे या उस पर आप स्कैन कर लें कि वो सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है। अच्छा। तो जितना ज़्यादा आप सिक्योर तरीके से ब्राउजिंग करेंगे या अपना मोबाइल चलाएंगे, उतना कम से कम होगा। इसके अलावा जिन जिन सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे हैं, ईमेल आप चला रहे हैं, सब पे आप 2 ऑथेंटिकेशन वाला फैक्टर लागू करके रखें और जो अपनी निजी जानकारी है वो देने से बचें। जैसे होता क्या है कि अगर आपका हम या किसी का फेसबुक आईडी खोलते हैं या सोशल मीडिया की कोई भी आईडी आप ले लो, तो उसमें उसका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ आसानी से मिल जाती है। जनरली लोग अपना जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ ही शेयर करते हैं, नाम होता, पता। तो कोई भी जो नेगेटिव आदमी या साइबर फ्रॉड है, उसको आसानी से उसके पास 3 डाटा से फ्री मिल गया उसको, कहीं जाना ही नहीं है। इसके अलावा आपकी वॉइस वीडियो उसको आसानी से मिल गई। वो भी मिल गया। तो हाई डेफिनेशन वीडियो और एचडी क्वालिटी की फ़ोटो डालने से बचें लोग। इसका इस्तेमाल नेगेटिव कामों में हो सकता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे मेरा सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर, कोई भी हैक हो गया, जाहिर सी बात है अगर किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक होगा तो वो पैनिक हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। अगर हम मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाए तो मुझे तत्काल क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 एफए एक्टिवेट आपके हैं, रिकवरी कर ले तत्काल उसकी, उसका तत्काल ईमेल और जो मोबाइल नंबर आपने उसमें डाला है उसको चेंज कर दें। ठीक है। और जिस फ़ोन से हुआ है उस फ़ोन का तो फॉर्मेट कर दें। ठीक। या फिर उसमें एम कवच करके एक ऐप है, उसको डाल के आप स्कैन कर दें। एम कवच। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें जितनी अपडेट चलाओगे आप, फ़ोन आपका अपडेट हमेशा होना चाहिए। जो बीच-बीच में सिक्योरिटी पैचेज आते रहते हैं, मोबाइल में आते रहते हैं, विंडोज़ में आते रहते हैं, हमेशा अपडेट रहना चाहिए। उससे पीछे कारण यही है कि जो इस तरह के जो मालवेयर आते हैं या कोई फिशिंग अटैक आता है, तो उससे उसकी सिक्योरिटी हो जाती है जनरली। सिक्योरिटी, उससे सिक्योर हो जाएगा। वो ज़रूरी है, वो मस्ट है, और सभी लोग जितनी भी सोशल साइटें, ईमेल इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा, अमूमन हम लोग किसी मॉल में जाते हैं या किसी होटल में जाते हैं, कोई पब्लिक प्लेस में जाते हैं, तो पब्लिक वाईफाई आजकल सब जगह अमूमन पाया जाता है। पब्लिक वाईफाई कितना सुरक्षित है और हम कैसे ये इंश्योर करें कि हाँ भाई सुरक्षित है हमारा नेटवर्क? पब्लिक वाईफाई में तो पहले मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर आप मोबाइल या जो भी अपना लैपटॉप चलाएं, लेकिन बैंकिंग काम करने से बचें। अच्छा। और उसमें शेयरिंग ऑप्शन होता है, मल्टीपल लोग यूज़ करते हैं, उसमें अगला बंदा कौन क्या कर रहा है वो हमें नहीं पता। तो सब आप मल्टीपल चलाओगे तो लिंकेज बन जाते हैं आपस में है, तो उसमें डाटा ब्रीच होने की संभावना रहती है। तो आप पब्लिक वाईफाई यूज़ करें, लेकिन बैंकिंग वगैरह यूज ना करें। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आप अपना जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, डिवाइस अपडेट हो और साथ में एंटीवायरस भी अपडेट हो, ये सब चीज़ें रहें। और जो भी साइट यूज़ कर रहे हैं, कम से कम संवेदनशील साइटों पर जाएं, यही उसका बेहतर सोल्यूशन है मेरे हिसाब से। ठीक है। कोई सस्पिशियस ईमेल आया
मुझे लग रहा है कि सस्पिशियस है। कोई लिंक आया, हम उसको मतलब पढ़े लिखे लोग तो चलिए कर लेंगे, विश्लेषण उसका कैसे करें, एक आम व्यक्ति उसका विश्लेषण कैसे करे कि हाँ भाई ये ईमेल हमारा जो है सही है, या सही जहाँ से आना है वहीं से आया है, कोई तीसरा व्यक्ति या थर्ड पार्टी तो नहीं भेजा है इसको, या कोई लिंक नहीं, अमूमन आते रहते हैं लिंक्स वगैरह, ईमेल आते रहते हैं। देखिए ईमेल तो मल्टीपल आते रहते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से ईमेल हमेशा लोगों को आते रहते हैं। तो उसमें अगर आपको लगता है कोई भी, पहली बात तो लिंक, मैंने पहले बताया लिंक क्लिक मत करें। आप एक बार वेरीफाई हो जाएं कि जो ईमेल आई है, क्योंकि ईमेल कोई भेजेगा तो आपसे बात जरूर करेगा, किसी प्रकार की ईमेल आएगी तो एक बार आपको वही, अगर आपने कोई टिकट बुक कराई है उसकी ईमेल आएगी तो जेन्युइन नहीं होगी। बट आपको अगर लगता है तो आप बिल्कुल जाके चेक कर लें, क्योंकि सबसे बेहतर उपाय है चेक। चेक करके करेंगे तो कम से कम चीज़ें होने का इधर जीरो रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब हाल में क्या, कल या परसों शायद, उन्होंने महिलाओं के साथ जो डिजिटल अपराध हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, अन्य कई तरीके के अपराध हो रहे हैं, उस पर बड़ी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण नहीं, एक शोषण का जरिया से बनती चली जा रही है। कोई डीप फेक का शिकार हो रहा है, कोई किसी की इमेजेस लीक हो रही हैं और किसी का डेटा चोरी हो रहा है। तो इसके लिए पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको और ट्रेनिंग की ज़रूरत है और ट्रेंड होना चाहिए, ऐसा हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने ऐसी चिंता व्यक्त की अपने एक व्याख्यान में। साइबर थाने अपने यहाँ हैं ही लगभग, लेकिन उनके जो हमने जितना रीड किया है तो उनके बहुत अधिकार जो हैं साइबर पुलिस के बहुत सीमित हैं, सीमित अधिकार हैं उनके पास, संसाधन भी सीमित हैं। क्या लगता है कि और ट्रेनिंग की ज़रूरत है और अधिकार होने चाहिए, देने चाहिए साइबर पुलिस को, क्योंकि जिस तरीके से इस तरीके की घटनाएं बढ़ती ही चली जा रही हैं और आने वाले दिनों में बढ़ेंगी ही, घटेंगी तो नहीं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बूस्ट हो रही है। बिल्कुल। इसमें देखिए जो हमारे पुलिसकर्मी हैं और हम लोग हैं, लगातार जो साइबर के नए नए तरीके आ रहे हैं उसको लगातार उसके लिए सेशन हो रहे हैं और लगातार ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है। जहाँ तक संसाधन की बात है तो थानावार साइबर सेल बनाया गया है, तो थाने का अधीन ही काम करता है। पहली कोई इसमें जनता की या पब्लिक की सहूलियत के लिए इनके नज़दीकी थाना में भी इसके लिए बनाया गया है, ताकि वो जाके जल्द से जल्द और बहुत दूर ना जाना पड़े, वहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और संसाधन पूरे हैं, लोकल थाने का संसाधन यूज करके पूरी कार्रवाई की भी जा रही है। और इसके लिए भाई 1930 भी है, वहाँ जाकर आप सीधे शिकायत कर सकते हो, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं। घर बैठे कोई आपको फ्रॉड हुआ, कोई समस्या उत्पन्न हुई साइबर से, आप तुरंत कॉल करो, शिकायत करो, या cybercrime.gov.in पे जाकर आप कर लो, कहीं जाना ही नहीं है। वो संबंधित थाने में पहुँच जाएगा, वहाँ से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और लगातार ट्रेनिंग इसमें साइट ट्रेन के थ्रू सारे पुलिसकर्मियों को चलाई जा रही है। हमारे डीजीपी साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लेकर बहुत ही संवेदनशील हैं और लगातार ट्रेनिंग पूरे प्रत्येक पुलिसकर्मी को, प्रत्येक अधिकारी को दिया जा रहा है लगातार मॉड्यूल वाइज। कुछ अधिकार भी और देने चाहिए मेरे ख्याल से, साइबर जो पुलिस है हमारी उसके पास अधिकार, पूरे अधिकार हैं। अच्छा, पूरे अधिकार हैं, जो अधिकार आईपीसी या उसके थ्रू दिए गए पूरे अधिकार उनको हैं। सारे अधिकार हैं। धारा भी थोड़ी मजबूत और होनी चाहिए, जैसे आईटी एक्ट में लोग कुछ भी कर देते हैं, क्या भैया थोड़ा भय भी कम है कि आईटी एक्ट है और उसमें क्या ही होगा, पर और भी चीज़ें बेहतर होंगी निकट में। एक शब्द जो बहुत ही कुख्यात होता चला जा रहा है, बहुत चर्चा में रहता है आए दिन, डिजिटल अरेस्ट। हमने देखा है कि बहुत से जो हाई प्रोफाइल लोग हैं और बड़े बड़े लोग हैं उनको डिजिटली अरेस्ट करके घंटों उनको डिजिटली बंधक बनाकर अपनी मनमानी जो साइबर अपराधी हैं वो कर लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट क्या है, उससे कैसे बच सकते हैं? पहली बात तो डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट की संस्था कभी भी ऑनलाइन आके या वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से किसी व्यक्ति या किसी आरोपी को बंधक बनाती है। ऐसा कोई भी चीज़ प्रचलन में नहीं है, किसी प्रकार नहीं है। ये साइबर जो फ्रॉडिया है ये धमकी देते हैं कि जैसे फ़ोन करके बताएंगे आपको कि आपने ड्रग्स जो है, एक इलीगल ड्रग्स मंगाई है, आपके मेल पे आई है या आपने मंगाई है, फिर उसके थ्रू आप पे प्रेशर बनाएंगे तो फिर दबाव बना के फिर सेटलमेंट की बात करेंगे। और एक नकली थाना पूरा रहेगा, वो वीडियो कॉल के माध्यम से बैठा रहेगा, एक इंस्पेक्टर रहेगा, वो रहेगा, पूरा वैसा ही माहौल बना देते हैं, पूरा उस तरीके से पूरी चीज़ें इस तरीके से करी जाएंगी। या फिर दूसरा
कराया जाएगा कि आपका एक लड़का है, ये फला फला, उनके पास इंफॉर्मेशन रहती है, वो एक लड़की के साथ जो है गलत कार्य करते हुए पकड़ा गया है। अब फिर उसमें करेंगे क्या, जो है उसको दूसरे बगल में खड़ा रखेंगे किसी और बच्चे को, और उसकी वैसे चिल्लाने से कुछ में पीट रहा हो, उसके थ्रू आप पर एक मानसिक दबाव बनाएंगे ताकि आप उन्हें जो है कुछ पैसे ट्रांसफर कर दें। ये चीज़ें, कई इंसिडेंट हुए हैं जिसमें कई लोग पकड़े भी गए हैं, जेल भी गए हैं, अभी हाल ही में जनपद में सजा भी हुई है। तो इसमें इस तरीके से किया जाता है, या आप कहेंगे कि आपके संबंध जो है इस संगठन से हैं जो कि राष्ट्रद्रोह का कार्य करता है, ताकि आप बिल्कुल कुछ सोच समझ ही ना पाए। आपकी इनसे बात होती है, आप सोशल मीडिया पर उनसे जुड़े हुए हैं, इस तरीके से आपको बिल्कुल प्रेशराइज करके वो करते हैं। मतलब बिल्कुल मानसिक रूप से बिल्कुल एक तरीके से बंधक ही बना लेते हैं। बिल्कुल आप सोच नहीं सकते कि मतलब इस कर सकते हैं वो, और फिर उसके थ्रू फिर आपको बैठा के आपसे फिर सेटलमेंट के नाम पर पैसे लेते हैं। और इसमें इस तरह की चीज़ें कभी भी कुछ आता हो तो तत्काल आप पुलिस को कॉल करें, किसी भी तरीके से मतलब कोई भी पुलिस या कोई भी संस्था इस तरह काम नहीं करती है। तत्काल आप पुलिस और स्थानीय पुलिस को कॉल करें, 112 कॉल करें, या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराएं। किसी भी तरीके से किसी के बंधक बनने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। एक और समस्या बहुत आजकल सुनने में आ रही है कि जो हमारा आधार कार्ड है, जो आधार नंबर है हमारा, इसका बड़ा दुरुपयोग हो रहा है कई जगह से। मतलब आधार नंबर के बेस पर ही लोग पैसा निकाल लेते हैं, कई सारे फ्रॉड कर लेते हैं। इसको कैसे रोका, अपने आधार को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? देखिए 2-3 इंसिडेंट आए थे जो बता दूंगा आपको। जैसे हम अपने फिंगरप्रिंट जो है जब ज़मीन या रजिस्ट्री कराने जाते हैं वहाँ देते हैं, और जो छोटी छोटी धनराशि होती है जी आधार के थ्रू पैसा आप निकाल सकते हैं। जन सेवा केंद्रों पे आप सभी छोटी छोटी धनराशि निकाल सकते हैं। जी तो इसमें हुआ क्या था, एक बार एक गैंग पकड़ा गया था। उसने किया क्या था कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ से उसने डाटा कुछ लोग चुराए, फिंगरप्रिंट नकली बनवा के, चूँकि आधार कार्ड उससे मिल गया था, उसके थ्रू उसने पैसा निकलवा लिया, छोटी छोटी धनराशि। और 2,000-2,500 निकलता है तो कई बार आदमी ध्यान दे भी नहीं पाता है कि हमने निकाला कि नहीं निकाला, कई तरह चीज़ें हो जाती हैं। तो अपना आधार कार्ड, जो आधार कार्ड की वेबसाइट है UIDAI की, उस पर जाके उसे तत्काल रूप से लॉक कर दें। हमेशा जब यूज हो तभी उससे अनलॉक करें, अदरवाइज उसे लॉक करें। और वर्चुअल आधार कार्ड का प्रयोग करें। जैसे हम होता क्या, सिम लेना हुआ, कहीं कुछ करना हुआ, अपना आधार कार्ड फ्री में हर जगह बांटते रहते हैं। ये लो आधार कार्ड, व्हाट्सएप के माध्यम से या PDF के माध्यम से या फोटोग्राफ, सबको बांटे रहते हैं। ये ना करें। आधार कार्ड एक सेंसिटिव डाटा है जिससे आपका बैंक, पैन कार्ड, अन्य चीज़ जुड़ी हुई है। तो इसको लेकर सावधान रहें, अपना आधार कार्ड लॉक रखें। ठीक है। अच्छा, एक केस मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत बड़ी वो उपलब्धि भी थी हरदोई पुलिस की, और जिसको यूपी पुलिस ने भी बाद में फॉलो किया। एक गरीब घर का छोटा सा 3-4 साल का बच्चा, गांव देहात का, दूर दराज का एक गांव, और एक बहुत ही गरीब परिवार, और उसका एक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते घर से गायब हो जाता है। तमाम लोग खोजते हैं, सब लोग, पुलिस भी खोजती है, पब्लिक, आम लोग भी खोजते हैं। लगभग 3-4 दिन हो जाते हैं, कुछ नहीं पता चलता है। तो फिर ये हुआ कि भाई 4 साल का बच्चा है तो नहीं रहा होगा, अमूमन सबने, पत्रकारों ने भी और अमूमन सबने मान लिया था। लेकिन आप लोग उस पर लगातार लगे रहे, वर्क करते रहे, और फाइनली कुछ टाइम के बाद आप लोग उसको साउथ के एक, दक्षिण भारत के एक किसी ज़िले से रेस्क्यू करके ले आए, जहाँ पर भाषा के भी बड़ा संकट था, और अन्य तमाम तरीके की दूसरे स्टेट में जाना और परमिशंस लेना, तमाम परेशानियाँ थीं। और गौरतलब ये भी था कि बच्चा किसी हाई प्रोफाइल फैमिली का नहीं था, बहुत ही सामान्य परिवार। किसी हाई प्रोफाइल फैमिली का होता है तो ऊपर से प्रेशर वगैरह आता है कि भाई खोजो और सब करो। बच्चा बहुत ही सामान्य गरीब परिवार का बच्चा था। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से उस केस को वर्कआउट किया, बाद में और भी रास्ते खुले, और भी लोग, एक ब्रिज बन गया भाई, कई जिलों से जहाँ जहाँ ऐसी शिकायतें आ रही थी वो लोग भी वहाँ पर पहुँचे। कैसे वर्कआउट किया था वो? देखिए जब वो इंसिडेंट हुआ तो मौके पर मैं गया था, और कई दिनों तक हम लोगों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। शुरू में लगा कि कुछ मिसहैपनिंग बच्चे के साथ हुई, लेकिन जब 3-4 दिन हम लोगों को कुछ नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला, तब बच्चे की माँ ने आके कई बार इंजेस्ट किया, तो उसको देख के लगा इस पर और भी अच्छे से काम हम लोग करना चाहिए। हालांकि कभी भी हम लोग कोई भी केस आता है तो उस पर
कोई ऐसा दबाव नहीं रहता, सब पर समान प्रेशर रहता है। किसी का बच्चा हो उसके लिए तो उसका वही एक बच्चा है, उसका वही इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए पूरे हर तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे वो फाइंड आउट हो जाए। तो इसमें कई दिन बीतने के बाद फिर हम लोगों ने कई सीसीटीवी देखे, सीसीटीवी से कुछ चीज़ें मिली नहीं। फिर कई जो आसपास के ज़िले या अन्य चीज़ों का हम लोगों ने अध्ययन शुरू किया, कहाँ कहाँ ऐसी घटनाएं हुई हैं। कुछ जनपदों में ऐसी घटनाएं हुई थी जो अनवर्कआउट थी। फिर हम लोग वहाँ भी सर्च किए। लकली एक इंसिडेंट लखनऊ में हुआ था, उसको फॉलोअप किया गया। फिर करते करते हमको 2-3 आदमियों के नाम आए इस तरह के, उसको हम लोगों ने फॉलोअप किया। फॉलोअप किया, फिर उन्हें उनसे पूछताछ की गई, तो फिर उनके द्वारा बताया गया कि वो जो बच्चे हैं जो अदर जनपद के हमारे, तो वही ले गए हैं। ये पहली कड़ी थी। उसके बाद सेकंड कड़ी के लिए हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली में हमारी टीम गई, वहाँ कई दिन रुकी रही। फिर वहाँ से जो दूसरा स्टेप था उससे बातचीत की गई, पकड़ा गया, पूछताछ की गई। तो उनके द्वारा बताया गया कि बच्चा जो है डिलीवर हो गया है तेलंगाना डिलीवर हुआ है, विजयवाड़ा आप जाइए। विजयवाड़ा में जो नेक्स्ट हमारी चेन थी उनके बारे में जानकारी मिली, तो वो पूरा आप समझो गैंग टाइप का चलता था। अच्छा। महिला थी। तो फिर हम लोगों ने 2 टीम निकाली। पहले 2 टीम गई, उसके बाद फिर एक टीम में मैं खुद ही गया तेलंगाना। पहले हैदराबाद गया, हैदराबाद में लोकल पुलिस का सहयोग लिया, वहाँ कई दिन हम लोग रहे। फिर तेलंगाना गए। हमारी एक टीम एमपी में रही। एमपी में जो बीच वाली तीसरी कड़ी थी उसको ट्रैक करते करते काफ़ी बरसों मेहनत हुई, तो वो एक तीसरी कड़ी मिली। फिर तीसरी कड़ी ने बताया कि फला फला जो हमारा व्यक्ति है वो तेलंगाना में आप विजयवाड़ा है, विजयवाड़ा जाइए, वहाँ वो मिलेगा। फिर वहाँ हम लोग गए, तो एक टीम हमारी और एक बच्चे को सर्च कर रही थी, वो तिरुवनंतपुरम साइड थी। भाषा की भी बड़ी समस्या आई होगी। भाषा की काफ़ी समस्या आई इसमें, और लेकिन उसको किया गया, मैनेज किया गया। और उसके बाद फिर वहाँ के लोकल थाने का सहयोग लिया गया। वहाँ पे जाके मैं खुद और मेरा एक सब इंस्पेक्टर, हम दोनों बैठे वहाँ पे। वहाँ काफ़ी देर तक वहाँ पूछा। रात में फिर गए, मतलब जिसके यहाँ हमारी चौथी चेन थी वहाँ पे गए। वहाँ पर पहले तो उसने बताने मना कर दिया कि हमें कुछ पता ही नहीं है। जब फिर वहाँ शक्ति से बात की गई तो उसने हाँ बताया कि हमने जो बच्चा है यहाँ से 400 किलोमीटर दूर एक पड़ता है जनपद मुलुगु करके था। अच्छा। वहाँ पर बेचा गया। 5 लाख रुपए का था। मतलब किसी फैमिली को बेचा गया या कैसे? फैमिली को उन्होंने बेचा था जिसके पास बच्चे नहीं थे। अच्छा, बच्चे नहीं थे उनको। अच्छा। फिर हमने इन दोनों को लिया, और रात का समय था, लगभग 12 बज रहे थे, 12-1 बज रहे थे, 2 बज रहे थे। उस वक्त कंटिन्यू ड्राइविंग करी। फिर वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद फिर उसी कॉलोनी में गए। कॉलोनी में हम 1 घंटा सर्च किया। उसका फ़ोटो तो तक में मिल चुका था। तो कभी कभी कहता है कि अगर आप इच्छा शक्ति से काम करो तो ईश्वर आपके साथ ईश्वर सहायता करता है। वो दिखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसे पकड़ा, और जब बच्चे की फ़ोटो दिखाई तो उसने कहा हाँ बच्चा मेरे पास है, मेरी पत्नी लेके चली गई गाँव। अच्छा। बस निकल गई। फिर हम लोगों ने उस बस का पूछा किया, काफ़ी तेज़ पीछा किया होगा, और आप समझो कि करीब 15 किलोमीटर दूर जाने का बस को रुकवाया गया। हाँ। फिर बच्चे को रिकवर किया गया। अच्छा, वो बच्चे उसकी जो और लेडी थी उसके पास, लेडीज़ के पास था, बच्चा रिकवर किया गया। और फिर तुरंत यहाँ वहीं से हमने माता पिता को वीडियो कॉल के माध्यम से बच्चे को दिखाया। अच्छा, जब वीडियो कॉल किया फिर कैसा रिएक्शन था उसका? माता पिता बिल्कुल जैसे होता है ना संज्ञा शून्य टाइप, उन्हें महसूस ही नहीं हुआ, भाव शून्य हो गए, बच्चा हमारा मिल गया। हाँ, क्योंकि वो तो उम्मीद ही खो चुके थे। फिर उसके बाद फिर वहाँ से हम लोगों ने फ़्लाइट करी, फ़्लाइट से घर आए। रात में ही उनके माता पिता को बुलाया गया, बच्चों से पुट किया गया। उसके बाद कई और जिलों के भी बच्चे जो गायब हुए थे, वो भी, उनको भी एक ब्रिज मिला। उसके बाद हमारे बगल में जनपद सीतापुर है, सीतापुर के 2 बच्चे गायब, उसमें एक बच्चा हम लोगों ने बरामद किया था। और तीसरे बच्चे की जो डिटेल थे हमने शेयर की थी। 3 बच्चे जो हमारे गायब थे सीतापुर हरदोई के, बरामद वगैरह सब कुछ उसमें। अच्छा, मतलब एक तरीके से विजयवाड़ा जो है वो शायद इस तरीके के बच्चा चोरी का या ट्रैफिकिंग का गढ़ टाइप का शायद सामने आया, और कई सारे जिलों से फिर लीड मिली। कुछ जनपदों से और भी इस तरह के इंसिडेंट हुए थे, तो वहाँ से भी बरामदगी उसी जनपद से हुई थी। कुछ शेयर करेंगे आप कोई केस साइबर फ्रॉड का या किसी चीज़ का? साइबर फ्रॉड का 2 केस है। एक केस
हुआ था एक हाँ, कोई ऐसा केस जिससे मतलब कुछ सीख भी मिले और डॉक्टर लगे कि साहब कैसे थे, ट्रैक किया आपने। डॉक्टर साहब थे। हम्म, तो उनका योनो योनो जो SBI का तो चल नहीं रहा था, जैम कर रहा था बार बार। अच्छा, यूनो, हाँ। तो उन्होंने तुरंत गूगल खोला और कस्टमर केयर नंबर निकाला। डॉक्टर साहब थे, मतलब हाँ पढ़े लिखे व्यक्ति हाँ, थे। उन्होंने कॉल की, वहाँ से कॉल आई, ठीक है सर, आप एक मैं ऐप भेज रही हूँ, इसे आप डाउनलोड कर लो। अच्छा। उसके बाद मैं उस ऐप को फिर यहीं से आपको बताऊँ कैसे कैसे करना है। हम्म। उन्होंने उस ऐप को डाउनलोड किया, उसके बाद उसने ऐप को खुलवाया, हम्म। और खुलवाने के बाद 2 बार OTP गया, OTP अपना उसने देख लिया, जो उसके पास सब दे था, दिए ओटीपी डॉक्टर साहब? 1.5 लाख रुपए कट गए। अरे। उसके बाद कहे मेरा पैसा कट रहा है। हाँ। तो फिर वो लगातार, फिर वो समझ में आया तो उन्होंने फ़ोन बंद किया। अच्छा, जब तक वो समझ पाए तब तक कि डॉक्टर साहब जब तक 1.5 समझ लाख पाए कि रुपए हमारे साथ खेल हो गया, तब तक उनका जरूर पैसा कट कट गया। गए। हाँ। फिर वो मेरे पास आया, उसने मैंने मुकदमा पंजीकृत कराया, हम्म। और उसमें ट्रैक हुए थे आदमी, ट्रैक हुए थे यहीं पे क्या नाम है, नोएडा से हुआ था, अच्छा, नोएडा से हुआ। गिफ्ट कार्ड में ट्रांसफ़र हुआ था। हम्म। पकड़े गए थे, बरामदगी उनकी हुई थी जो। हम्म। मतलब लब्बो-लुआब ये है कि जो मैंने शुरू में कहा था कि चाहे इस तरीके की फ्रॉड का शिकार चाहे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो और चाहे डॉक्टर साहब जैसे पढ़े, निहायत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हों, गच्छा वो भी खा सकते हैं। इसलिए एक मामला सावधान और और हुआ था, बता रहा हाँ, हूँ मैं। एक जी। तो थे जो है, जौनपुर में था मैं, तो वहाँ पर हुआ ये कि उस समय केरला में बाढ़ आई हुई थी जो है। हुँ, तो अक्सर ऐड आते थे जो है, जो सोशल मीडिया पे, कि आप बाढ़ पीड़ितों को दान करें हुँ, या आपदा पीड़ितों को दान करें। हुँ, तो उन महाशय ने किया क्या, वो भी नौकरी में ही थे, अच्छी खासी सैलरी थी, पढ़े लिखे थे। उन्होंने किया क्या, उस पर क्लिक किया, उसके बाद अपना यूज़र नेम पासवर्ड SBI खुला, उन्होंने डाला, उसके बाद उनके भी करीब 2.5 से 3 लाख रुपए कट गए अकाउंट से। अच्छा। तो फिशिंग था, फिशिंग पर उन्होंने पूरा बाकायदा अपना यूज़र ID पासवर्ड डाला, सब OTP तो डाल दिया, उसके बाद पैसे सारा कट कुछ गए, कट दे गए। दिया, खुशी से दे दिया खुद तो ही से। जनरली जो मैंने कहा ना कि बीच बीच में जो आता है, लिंक आते हैं, लगता है हाँ, कि लोग खुलवाने गया, इस पर क्लिक करना चाहिए, देखना चाहिए। अब आपदा में सहायता करिए, तो अक्सर कुछ कुछ लोग अगर मानवता जगती, तो लगता है कि लाओ इसी के थ्रू मैं कर दूँ। हाँ, उनको तो लगा भाई आपदा आई है, हम कुछ चलो पुण्य कर दें, तो और उनकी आपदा कहीं और थी और अवसर किसी और ने बना दिया अपना। एक मामला और आपके जनपद का है, जी, हरदोई का है। वो जो है एक माननीय के रिश्तेदार हैं, जी। वो भी डॉक्टर हैं, अच्छा, डी डॉक्टर होपफुली साहब। डॉक्टर हैं। हाँ, तो सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें शेयर में ये दिखाया गया कि आप इस यहाँ निवेश करो, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अच्छा। शुरू में उन्होंने जो निवेश किया, उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ, फिर उन्होंने 10 लाख निवेश कर दिया। बड़ा अमाउंट, पहले तब छोटा उन्हें अमाउंट किया तो उसने लाभ दे दिया। फिर उन्होंने लगभग 10 लाख निवेश कर दिए, और उनका पैसा उनको बाद में समझ में आया कि उनके साथ फ्रॉड हुआ, उससे मुकदमा लिखा गया है और ट्रेसिंग हो गया है। मतलब शेयर ट्रेडिंग के नाम पर भी लोग शेयर स्कैम ट्रेडिंग कर के रहे नाम हैं। पे के अलावा उन्होंने निवेश के नाम पे भी करते हैं। जैसे कि आपको दिखाएंगे, आपने 2000 किया तो आपको 250-300, मतलब इस तरीके से दिखाएंगे, आपको मुनाफा बहुत ज़्यादा बिटकॉइन हाई वगैरह परसेंट होगा। दिखा के उसका, क्रिप्टो में भी आप करेंगे तो क्रिप्टो आपको में इतना फ़ायदा होगा। बड़ा बड़ा तो टेलीग्राम उसमें वगैरह पे लिंक आते हैं उसके। टेलीग्राम पे भी आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं, तमाम लिंक्स तो आते हैं। इसके थ्रू भी आते हैं। तो इस पर बिल्कुल किसी भी कीमत पर ना जाए, कोई भी ना जाए इस पर। ये निश्चित तौर पर पैसा उस पर पैसे फंसेगा या डूबेगा। ठीक। एक चीज़ और है, अक्सर जो कुछ लोग लोन लेते हैं, ऐप के थ्रू लेते हैं। हाँ, लेते हैं। कुछ ऐप ऐसी हैं, अभी एक मैंने ट्रैक किया है, एक प्रकरण पाली का आया था। उसमें एक सज्जन आए, वो प्रधान है, उनके मोबाइल पर जो है कंटेंट जो है, अश्लील कंटेंट आया। तो लगातार उसने धमकाया कि ये मॉर्फिंग फोटो मार्क करके उनका फ़ोटो बना दिया गड़बड़। तो फिर उनसे धमकाया कि पैसा आप दो, नहीं तो आपका हम ये वायरल कर ये देंगे। वायरल करेंगे जो है। होता है, ऐसा हुआ था। तो उसमें जब जांच की गई, तो उसमें पाया गया कि उसमें से एक व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ, उसने एक ऐप से लोन लिया था। अच्छा। तो लोन पहले दिखाते हैं लोन कि हम दे रहे हैं, इतने कम में दे रहे हैं, लेकिन बाद में उसका जो ब्याज है, अन्य चीज़ें बढ़ती बढ़ा चली देते जाती हैं। हैं। नहीं चुका पाने पर जो करता क्या हुआ है कि जितने कांटेक्ट रहते हैं उसके मोबाइल में, उन सभी कांटेक्ट को निशाना बनाता है 112 करके जो है। अच्छा। वो भी ट्रैक में ऑन कर लिया, वो साउथ का है गैंग, उस पर काम कर रहे हैं। तो कोई भी आदमी लोन जाए बैंक में ले, ना कि बनस्पत मोबाइल में बैठा हुआ ऐप खोल लिया उससे ले ले। तो अगर आपको खुद को बचाना है, खुद की इज्जत बचानी है और
खुद की धनलक्ष्मी बचानी है तो आज के जो हमारे दोस्त हैं पर पुलिस अधीक्षक नृपेंद्र जी, इनकी कही हुई सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। किसी एवं